नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी पर अगले आधे घंटे तक सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का बड़ा मंच भी तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, रवि दियोरा हैं कुमरजी ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अजय जी आपसे ये कि आज के लिए, आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली अगर आप सोने चांदी की बात करें तो मार्केट में तेजी जरूर दिखी थी कल, लेकिन कल यूएस मार्केट हॉलिडे होने की वजह से कोई डेटा पॉइंट नहीं था। वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स पर अगर नजर रखें तो 102.70-80 के ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं जो फेड मार्च में रेट कट करेगा ये डिस्काउंट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई नया ट्रिगर है जो गोल्ड और सिल्वर को एज ऑफ नो सपोर्ट करे। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करके चलना चाहिए 62,400 पे। इमीडिएट टारगेट तो 62,100 का है, बट ध्यान रखिए अगर ये 62,000 का लेवल, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 62 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये 62,000 का लेवल टूटता है तो हम 61,500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोने में बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, ठीक है। आपका व्यू रवि जी क्या है आज के लिए गोल्ड पर? आपको भी लगता है गोल्ड बेचना चाहिए आज? जरूर सर, जिस हिसाब से प्री ओपन मार्केट में यूएस में इंडिकेशन है कि ट्रेजरी भी 4.04 के बिड आस्क के साथ में डॉलर इंडेक्स भी अपने हायर लेवल पे है, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर और बढ़ेगा और यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा वीकनेस यहाँ से और आ सकता है। 60,420 पे गोल्ड को सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए 60,600 एंड टारगेट रहेगा 60,000 का। तो लग रहा है कि यहाँ से और 300-400 पॉइंट की गिरावट आपको अगले एक या दो सत्र में आते दिख सकती है। ठीक है, क्रूड पर क्या कमेंट होगा आपका अजय जी? कच्चा तेल कैसा लग रहा है अभी आपको इस भाव पर? देखिए मैंने कच्चे तेल में अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो रेड सी एरिया में है ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई अटैक्स हो रहे हैं जिसका एक सपोर्ट मिला है। वहीं दूसरी ओर इकोनॉमी के नंबर्स अभी भी बेहतरीन नहीं है, जिसके चलते डिमांड डिप्रेस्ड है अभी भी। तो आई थिंक एक ब्रॉडर रेंज एमसीएक्स में हमने पहले भी देखा था जो है 5800 से लेके 6200। तो आई थिंक मार्केट ब्रॉडरली ये हफ्ते में 5800 से 6200 के बीच में ही ट्रेड करेगा। दिन के सेशन में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, वापस एक पुल बैक पॉसिबल है। तो मुझे लगता है 6050 इज गुड टू बाय। 6040-50 के रेंज में लेना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 6200 का एक लिमिटेड अपसाइड देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। क्रूड में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है अभी। मेटल पर कोई कॉल आज के लिए रवि जी आपके पास इवनिंग ट्रेड के लिए? इवनिंग ट्रेड के लिए थोड़ा सपोर्टिव ट्रेड रहेगा। कल चाइना के मैक्रोस आने इसके पहले आज चाइना ने एक छोटा बट एक स्टिमुलस मेजर्स उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ बॉन्ड बाइंग उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया। तो लग रहा है कि वहां पे कॉपर का अच्छा कोरिलेशन चाइनीज मैक्रो के साथ होता है, चाइनीज डेवलपमेंट के साथ होता है। तो आप कॉपर को बाई करें, 715 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस लगाए 710 का। 723 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए इंट्राडे में सेकंड हाफ में। मींस के 5-6 बजे के बाद अभी जो टाइम हो चुका है, तो अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक रिकवरी का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, कॉपर के अलावा अजय जी और कोई कॉल आपकी बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल में हमने देखा था जिंक के अंदर कल भी माइन के अंदर एक आउटपुट कटौती की बात आई थी। इससे पहले 2 महीने पहले भी ऐसे अपडेट आया था जब जिंक ने 230 का लेवल छू चुका था। तो आई थिंक जो गिरावट हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे या कंसोलिडेशन देख रहे थे कि 220-22 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है, अब मुझे लगता है जिंक यहाँ से एक अच्छी तेजी करते हुए दिखाई देगा। चाइना से भी जो स्टेप रवि जी ने जैसे बताया ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइना काफी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन चाइनीज न्यू ईयर फरवरी फर्स्ट वीक में, तो उससे पहले पहले मुझे लगता है सप्लाई डिस्टर्बेंस सपोर्ट कर जाएगा। तो जिंक के अंदर 225 का जो करंट लेवल है यहाँ पे लेके चलिए, 222 का स्टॉप लॉस रखिए, 2-3 दिन का व्यू लीजिए, बट ऊपर में 229 से 232 तक का जंप देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर। चलिए, नेचुरल गैस का मार्केट बड़ा वोलेटाइल हो रखा है, बहुत गिरावट हमने देख ली है रवि जी ऑलरेडी। क्या बॉटम आउट हुआ है मार्केट या अभी एनजी में और गिरावट आपको दिख रही है?
मेरे हिसाब से थर्सडे की इन्वेंट्री आएगी, उसके बाद बॉटम आउट होगा। अभी थोड़ा प्राइस करेक्शन हो चुका है, अब टाइम करेक्शन मोड में है। लग रहा है कि वहां पे प्राइसेस में हालांकि कोई ज्यादा वीकनेस बनी नहीं है। आई थिंक ये वीकेंड से फिर से एक उछाल की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि अभी आपको ट्रेड लेना है तो आप वहां पे ऑप्शन का इस्तेमाल करें, प्राइसेस वोलेटाइल ज्यादा है। 250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करंट लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए ₹4 का, और आगे 30 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है सिद्धू का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं, पूछिए, पूछें। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज़। अच्छा, लगता है ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जीरे पर वो सवाल पूछना चाह रहे थे। जीरे पर क्या व्यू है जी आपका? मार्केट में काफ़ी गिरावट आई, क्या ये गिरावट अब पूरी हो गई है और ये जो रिकवरी अभी हम देख रहे हैं ये टिकाऊ है, तेज़ी और बढ़ेगी? देखिए काफी अर्ली है बोलना, नो डाउट। आज हम 4% का जंप देख रहे हैं मार्च वायदे के अंदर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बन जाती है कि जंप आएगा। बट जिस ढंग से हमने वन साइडेड प्राइजेस में एक बड़ा फॉल देखा, लगभग 46 जो हम दिसंबर में स्टार्ट किए थे, तो वहां से काफी बड़ा फॉल आ चुका है। लेकिन अभी मुझे लगता है तेजी का कारण मुख्य है जो है रमजान डिमांड। मार्च के फर्स्ट वीक में रमजान है और जनरली ये पीरियड में ओल्ड जीरे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आई थिंक जो रमजान डिमांड है वो प्रबल है जो प्राइजेस को सपोर्ट करे। तो टेम्पररी मुझे लगता है ये रैली अब कंटिन्यू रहेगा, जो ऊपर में 31 से 32,000 के बीच में एक बार जीरा मार्च वाइडा जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि कैसे अभी जीरे में ट्रेड होगा। रवि जी, ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार एक दिन बढ़ता है, 2 दिन गिर जाता है, क्या चल क्या रहा है ग्वार में? और चल ही नहीं रहा कुछ। उसमें वैसे तो रेंज में कारोबार हो रहा है, पर्टिकुलर प्राइसेस में फंडामेंटल में कुछ ना तो ज्यादा सप्लाई ना तो ज्यादा डिमांड, दोनों में एब्सेंट है। मेंस के पर्टिकुलर प्राइसेस में एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन है। हालांकि लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे आप जनवरी एंड से फरवरी बिगिनिंग में जाएंगे, आपको अराइवल्स का प्रेशर वो नील आता दिखेगा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसकी पेरिसेबिलिटी भी 2 साल की होती है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब ये लेवल पे ज्यादा सप्लाई नहीं आनी चाहिए और प्राइसेस में फर्म ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट यस, शॉर्ट टर्म का आउटलुक लेके गुआर सीड गुआर गम दोनों बाय कर सकते हैं। 5500 के करीब गुआर सीड चल रहा है, 5430 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें 5800 के टारगेट के लिए। वहीं गुआर गम 10,700 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 10,520, टारगेट रहेगा 11,200 का। ओके, अजय जी आपका क्या व्यू सर ग्वार पर? बिल्कुल, गवार में जैसे रवि जी ने भी कहा कि कुछ चल नहीं रहा है मार्केट में, खाली एक सीमित दायरे में। इनफैक्ट आज का सेशन देखें तो हम मसालों में जो रैली अब दी है वो दिन के सेशन में तो गवार को सपोर्ट कर रहा था, बट एंड डे तक हम देखें तो वापस वो फिज आउट हो गई है। बट कुल मिला के करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ये साल काफी इंपॉर्टेंट रहना है गवार और ऑयल को लेकर। तो मुझे लगता है जो दायरा बना हुआ है 5300 से लेकर 5700 का, इसी दायरे में रहेगा। गम में भी हम देख रहे हैं बार बार में 10,500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना 11,200 के ऊपर तोड़ पा रहा है। बट व्यू थोड़ा सा लंबा, महीना 1.5 महीने का लेकर करंट लेवल से अगर होल्ड करके चले तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखती है, लेके काम करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि ग्वार में अभी आपको क्या करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे मोलासिस की, क्योंकि मोलासिस पे सरकार ने 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़े और एथेनॉल का उत्पादन बढ़े। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्मा के प्रेसिडेंट एम प्रभाकर राव इस वक्त जुड़ रहे हैं। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो 50% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है मोलासिस एक्सपोर्ट पर, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप वेलकम करते हैं या आपको लगता है इसमें कुछ और होना चाहिए था? ये इस्मा की ओर से हम लोग इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि अपने को देश में इथेनॉल, शुगर इंडस्ट्री से जो इथेनॉल बनता था उसका इस साल काफी कम हो गया। एल निनो होने से, क्रॉप केन का क्रॉप कम होने से सिरप और बी हेवी मोलासिस का जो प्रोडक्शन होता था उसका ऊपर रोक लगा गया। तो इस हाल में सी हेवी मोलासिस का भी अगर बाहर जाता है तो और भी कम हो जाता था। अब ये करने से कम 34 करोड़ लीटर का इथेनॉल इससे बन सकता है, जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर उसको लोकल में ही कन्वर्ट करेंगे तो इतना तक सप्लाई इसमें से बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको वेलकम करते हैं। ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा हो जाएगा सर इस साल का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का?
नहीं नहीं, टारगेट तो पूरा नहीं होगा, हम्म। लेकिन टारगेट जो बहुत कम हो रहा था उसमें से थोड़ा बहुत सुधार होगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगी। लेकिन सरकार को तो भरोसा है कि टारगेट पूरा हो जाएगा, आप लोग क्यों कॉन्फिडेंस डगमगा रहे हैं? टारगेट मतलब हमारा जो शुगर इंडस्ट्री से जो टारगेट लिया था सीजन चालू होने का पहले, जो सितंबर अगस्त सितंबर में हम लोग जो प्लानिंग किया था, वो हिसाब से तो काफी कम होने वाला है। लेकिन जो अभी ये जो एक्सपोर्ट का जो रोक लगाने से, मोलासिस एक्सपोर्ट का रोक लगाने से 34 करोड़ लीटर का एडिशनल सप्लाई इसमें से बन सकता है। ठीक बात है। अब जरा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो जो फैसला एथेनॉल को लेकर शुगर इंडस्ट्री की के लिए लिया गया, क्या उसके लिए आप लोग कुछ नई डिमांड कर रहे हैं सरकार से? कुछ रिवीजन इस पॉलिसी में हो सकती है, इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? हाँ, हम लोग अभी इसमें दो तीन विषय है। अभी इमीडिएटली इस साल के लिए, इस सीजन के लिए तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन आने वाले साल में ये तो टारगेट तो लंबा समय तक चलने वाली काम है। ये तो इथेनॉल ब्लेंडिंग तो एक साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं है, ये तो लंबा समय का प्लानिंग है। तो शुगर केन का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और शुगर केन का प्रोडक्शन को लेवल मतलब एक जैसा रखना, विदाउट अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचा हो रहा है अभी। तो ये सब करने के लिए कुछ हम लोग प्रपोजल सरकार को दे रहे हैं इंडस्ट्री की ओर से। उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 1-2 साल में फिर से शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट अपना इंडस्ट्री से जो ले रहा है उसका हम लोग पूरा कर सकते हैं। और अभी तो काफी कैपेसिटी क्रिएट हुआ इंडस्ट्री में, तो ये रोक लगने से इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट का ऊपर। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ रेट इसका बढ़ना चाहिए। जो भी इथेनॉल सप्लाई हो रहा है सिरप से और बी हेवी मोलासेस से और सी हेवी मोलासेस, इन तीनों से जो भी अभी सप्लाई हो रहा है, इसका रेट करीब 10 रुपया तक बढ़ाने का हम लोग रिक्वेस्ट दिया सरकार को। ये भी होने से थोड़ा राहत मिलता है इंडस्ट्री को। तो इमीडिएट के लिए ये हमारा रिक्वेस्ट है, और मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम, जिससे किसान को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट का भी टारगेट हो जाएगा। ये हम लोग प्रपोजल सभी गवर्नमेंट को सबमिट तो कर रेट रहे हैं। बढ़ाए गए थे सर, मेरे ख्याल से सी हैवी मोलासिस के कुछ, तो उससे आप लोग मतलब आपको और चाहिए? सी हेवी का कुछ इंसेंटिव अनाउंस सरकार ने अनाउंस किया था। इंसेंटिव तो वो टेम्पररी होता है, लेकिन हम लोग प्राइस करेक्शन की मांग कर रहे हैं। जैसा जैसा एफआरपी बढ़ता है और जैसा हमारा खर्चा बढ़ रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने से, तो इस बातों को या अकाउंट में लेकर के जो भी बढ़ना चाहिए भाव, वो बढ़ाने के लिए हम लोग प्रपोजल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि चीनी, ये जो सारी कवायद है वो शुगर की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए हो रही है, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या है चीनी को लेकर के, और क्या चीनी की कीमतें अभी कम होंगी, बढ़ेंगी, या जिस भाव पर है उसी के आसपास रहेंगी? चीनी का भाव काफी कम हुआ ये अनाउंसमेंट होने के बाद। जो सिरप डाइवर्शन जो रुक गया था पिछले लगभग 15-20 दिन से, अनाउंसमेंट होने के बाद प्राइसेस घट करके करीब 15% तक नीचे आ गया अपना देशी मार्केट में। तो इसलिए शुगर प्राइसेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ये भी सरकार की नजर में लेके आ रहे हैं कि अभी कुछ बारिश बाद में होने से, दिसंबर में कुछ बारिश हुई, नवंबर में भी कुछ बारिश हुई, तो इस बारिश होने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में शुगर केन का प्रोडक्शन कुछ बढ़ के हो रहा है। तो वहाँ का जो केन कमीशन होता है कर्नाटक राज्य का और महाराष्ट्र राज्य का, दोनों का राज्य का जो रिपोर्ट आया, उससे भी ये लगता है कि, और यूपी से भी, तीनों राज्य से जो भी फिगर्स जो आ रहा है, इससे लग रहा है कि एक शुगर का डाइवर्शन सरकार अलो कर सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। ये करने से डिमांड सप्लाई जो इक्वेशन है वो ठीक से होगा, फिर भी शुगर का कोई भाव नहीं बढ़ेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। एक्सपोर्ट के लिए तो अब आप लोगों के मन में सवाल भी नहीं उठते होंगे सर अभी शुगर एक्सपोर्ट को लेकर? ख्याल आ रहा है क्या कि शुगर भी होना चाहिए? शुगर एक्सपोर्ट की बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। शुगर एक्सपोर्ट अगर, हालांकि गवर्नमेंट अगर परमिशन देता है तो बहुत फायदा हो सकता है इंडस्ट्री को, लेकिन एक्सपोर्ट की बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। सिर्फ 10 से 12 लाख टन इथेनॉल के लिए डाइवर्ट करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है।
चलिए, बहुत शुक्रिया राव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर, एथनॉल, मोलासिस पर बात करने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने क्रूड में शॉर्ट पोजीशन बनाई है 5991 पे। 5991 पे आपने शॉर्ट किया। अजय जी क्या करें, क्या करना चाहिए इनको, दाम बढ़ गए हैं? देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है दायरा मेंटेन है मार्केट में। इनको एक बार 6020 तक भी मिलता है तो बेटर है शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है वो सपोर्टिव भी है। तो आई थिंक 6020 तक भी मिलता है तो बेटर एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कॉलर मुरली है हमारे साथ तेलंगाना से। पूछिए मुरली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर एक महीने में सोना 52 या 55 आने का कुछ उम्मीद रख सकते हैं या 52 नहीं? या 55? हाँ, या 56। अच्छा, मतलब आपने 3 ऑप्शन दे दिया है रवि जी को। बताइए रवि जी, है क्या मुमकिन? काफी कम प्रोबेबिलिटी है। मींस के ये इलेक्शन ईयर है और अभी तक के यूएस इलेक्शन ईयर आप अगर देखें तो उसमें गोल्ड ने परफॉर्मेंस अच्छा ही दिया है, तो मुझे ज्यादा वीकनेस के चांसेस नहीं दिख रहे। मेरे हिसाब से अभी सोने में जो नया बॉटम है, जो आप 53 52 वो लास्ट ईयर का बॉटम था, बट अभी जो नया बॉटम है वो 58,000 लग रहा है। 58,000 के बिलो प्राइसेस जाने की उम्मीद काफी कम। रजत हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए रजत। सर मैंने 62,400 पे गोल्ड बाय करा है 2 लॉट। 62,400 जी क्या आपने बाई किया है? जी। अच्छा, तो अजय जी क्या सुझाव आपका? अभी 62,300 के आसपास है भाव, क्या करना चाहिए? जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स अब 103 के ऊपर निकल चुका है, मुझे लगता है करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 62,300 का भाव है, एज ऑफ नाउ लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे में एक बार अगर ये 62,100 का लेवल टूटा, 62,000 का लेवल, तो और बड़ा फॉल आ सकता है। तो टाइमिंग इनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए 62,300 पे। ओके, नेक्स्ट कॉलर विठल है हमारे साथ। पूछिए विठल जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर 2 दिन के लिए गोल्ड का क्या चाल रहेगा? 2 दिन के लिए गोल्ड में आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए रवि जी सिर्फ 2 दिन के लिए गोल्ड में? 2 दिन के लिए सेलिंग उचित रहेगा। पर्टिकुलर जो भी मैक्रोस आने हैं वो नेक्स्ट वीक है, ये वीक में है, बट इस गोल्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ बेच के चले। गोल्ड 62,400 के करीब, 60,600 के करीब आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला टारगेट 62,000 रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 61,780 तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं, तो 2 दिन के लिए बिकवाली करना उचित रहेगा। ठीक है, रमेश हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए रमेश जी। रमेश आप सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट कॉलर जैन साहब हैं। पूछिए। अच्छा, लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। खैर चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे आप लोगों ने बता ही दिया कि आज क्या करना है। बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।